सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने पिछले वाला एपिसोड देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डरियान को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन की बात पर जूफेन को बताते हुए कहते हैं कि हाँ, जो कोई भी दाव को सबसे ज्यादा परफ्यू करता है वही लव को भी कंट्रोल कर लेता है। मैं हमेशा से ही अपनी पूरी जिंदगी डीमन स्कैमिंग सेक्ट में रह करके ये ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि कितने लोग दाव को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें से कई सारे तो यूं ही फेल हो जाते हैं और भटक जाते हैं, जबकि सिर्फ कुछ चंद भरी ट्रू दाव तक पहुँच पाते हैं। हमारे सेट के ये रूल्स भी तो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के रास्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, न कि उनके ही रुकावट के लिए। लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो, हमारी लगातार एक दूसरे से इतनी सारी बातें हुई हैं, तब से मुझे ये पता चला है कि हर किसी का अपना खुद का एक रास्ता होता है, और सिर्फ सच्ची दाव पर चलने वाला ही अपने खुद के रास्ते बनाता है। इवन कि हमारे 4 स्कैमिंग डीमंस भी, जो कि हमेशा खून के ही प्यास में रहते थे, क्योंकि किसी की भी कोई बात नहीं मानते थे, वो भी तुम्हारे साथ रह करके पूरी तरीके से बदल गए। गुईहू, जो कि पूरी तरीके से सीवेज था, उसके अपनी पावर्स पर कोई कंट्रोल ही नहीं था, उसको भी तुमने पूरी तरीके से सबड्यू कर दिया। जिसके बाद एक के बाद एक एल्डर्स आए, जिन्होंने अपने दाव हर्ट को रिवील किया और सबको दिखा दिया। किसी को भी दाव का ज्ञान देकर के उसे दाव पर चलना सिखाया जा सकता है। हम सभी लोग हमारे खुद के ही और पास के एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। मुझे यकीन है कि हमारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट तुम्हारे सेक्ट लीडर बन जाने के बाद मैं तुम्हारे नीचे हमारा ये सेक्ट एक ट्रू डिमोनिक पाथ पर चलने वाला सेक्ट बन जाएगा, ना कि कोई अराजक सराहीन डीमन से भरा हुआ। और जैसे जैसे हमारा सेक्ट डेवलप होता जाएगा, तो डिजायर्स और कामनाएं तो सिर्फ उसका एक स्टेप ही रह जाएंगी, कल्टीवेशन उसे भी ओवरकम कर जाएगी। तो फिर आखिर हम हमारे सेक्ट के एक एंशिएंट रूल की वजह से हमारे सेक्ट के आने वाले ब्राइट फ्यूचर की कामना को कैसे रोक सकते हैं? मैंने सही कहा ना जूफेन। एलेजवान की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफेन भी उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि एलेजवान, वाकई में आप ट्रूली वाइज और प्राउड माइंडेड हैं। एलेजवान भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने सेट की ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ। जिन लोगों के पास में अपना खुद का कोई मार्ग नहीं होता, तो उनके पास में कल्टीवेशन करते हुए आगे चल करके काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होता है। एंड पर कल्टीवेशन के मार्ग में एक डेयरिंग शर्त है। तभी इस बात के बारे में कहना काफी ज्यादा जल्दबाजी हुई कि आखिर इस ट्रायल में कितने लोग पास हो पाएंगे। और अगर हमारी इस ग्रेट डील में अगर हमारे कई सारे डिसाइपल्स अपनी इच्छाओं, अपने डिजायर्स में फंस करके मर जाते हैं, शायद हमारी हिस्ट्री में मेरी बहुत ज्यादा निंदा की जाएगी। अगर यहाँ पर एक और कोई रास्ता हुआ और वो सभी लोग उस थ्रेशोल्ड को ओवरकम करके सीमा को पार कर दूसरी ओर निकल आए, तो हमारे ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट पूरी तरीके से बदल जाएगा। तब इतिहास हमेशा हमारे इस दिन को याद रखेगा। तो अब इधर एलेयुआन की ये सारी बातें सुनकर के तो जूफेन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में एलेयुआन तो एक ट्रूली ग्रैंड विजन को पोजेस करते हैं। उनकी आगे की दृष्टि तो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है। एलेयुआन अभी भी खुश होते हुए जूफेन से कह रहे होते हैं कि इसके अलावा डीमन स्कैमिंग सेक्ट में कल एक ग्रैंड वेडिंग होगी। आखिरकार उसके बाद में तुम हमेशा के लिए हमारी इस जगह के ही हो जाओगे। तो जूफेन भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि और इसके साथ एलेजुआन मुझे इस जगह से पूरी तरीके से बांध रहे हैं। सब सोचते हुए फिर जूफेन भी अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और सभी लोगों के सामने आते हुए अपने हाथ को ऊपर कर सभी लोगों से कहता है, सभी लोग मेरी बात ये ध्यान से सुनो, आज से ये चीज सभी लोगों के लिए लागू होती है। हमारे सेक्ट में हर किसी के लिए फर्टिलाइजेशन, शादी, भाईचारा, ये सारी चीजें फॉरबिडन नहीं रही। आपके नए सेक्ट लीडर के रूप में मेरा पहला ऑर्डर यही है कि हमारे उस पुराने नियम को खत्म कर दिया जाए। तो जूफेन की ये बात सुनकर के कि जूफेन पुराने नियम को खत्म कर रहा है, वो सुनकर के सभी लोग हैरानी से जूफेन को ही देखते रह जाते हैं। जबकि वेनिवल सी के साइड वाले एल्डर्स उनसे कह रहे होते हैं कि वेनिवल सी, ये बदमाश तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर के बनाए हुए नियमों को तोड़ने की। क्या आप भी इस सबके बीच में कुछ नहीं बोलने वाले हैं? उस एल्डर की ये बात सुन वेनिवल सी भी गुस्से में भड़कते हुए से कहते हैं कि बकवास करना बंद रख, तू अभी भी मुझे बीच में कुछ बुलवा करके यहाँ पे मरा हुआ देखना चाहता है। तो ये साफ साफ नहीं दिख रहा है कि जूफेन और ज़ुवुई आखिरकार एंड पे समझौता कर चुके हैं और अब उनके पास में अपने घर को क्लीन करने के लिए किसी भी रीजन को देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम ये चाहते हो कि अब मैं उनका ध्यान अपनी ओर खींच लूं। बकवास बंद कर, मरे होने से अच्छा तो यहाँ पे आराम से खड़े रहना है। जूफेन को कोसते हुए कहते हैं कि शाबाश जूफेन, जितना चाहे अब तुम इतना घमंडी हो सकते हो, लेकिन इतने सारे लोगों को अपमानित करने के बाद में तुम्हें उचित सजा तो जरूर मिलेगी। और वेनिवर्सी के मन ही मन इतना कहने
कहने के साथ ही हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है कि क्विलिंग सबसे पहले अपने हाथ को उठाता है और जूफेन के नाम के नारे लगाते हुए कहता है, सेक लीडर जू, वाकई में आप लंबी उम्र जिए। सेक लीडर जू, आप लंबी उम्र जिए। तो अपने बाप को ऐसा करते हुए देखकर क्विलिंग का बेटा गैंगर भी उसका साथ देता है और वो भी कहता है कि सेक लीडर जू, आप लंबी उम्र जिए। बाकी के सभी लोग भी हैरानी से उन्हीं लोगों को देखते हैं और वो सब लोग भी अगली बार से उसका साथ देने लगते हैं। और तरफ जूफेन की लंबी जिंदगी की कामना के नारे लगने लगते हैं। जो सब कुछ सुन जूफेन भी स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगता है कि सब कुछ देख करके ऐसा लग रहा है कि सिर्फ क्विलिंग इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश है, बाकी के लोग तो सिर्फ उसके साथ ही उसकी नकल उतार रहे हैं। लगता है कि दुख को भी संगति पसंद है। जूफेन ये सब कुछ सोच रहा होता है जबकि दूसरी ओर कोई डेड डेड करते हुए जूफेन की ओर ही आ रहा होता है। इसके साथ ही फिर हमें दिखाया जाता है कि यंग सेंजी बैरियर को फाड़ करके सीधा डीमन स्कैम सेक्ट के में अंदर आ चुका होता है और जूफेन के पास आते हुए उसे कहता है कि डैड, मैंने सुना है कि कोई बूढ़ा आदमी आपको परेशान कर रहा है, मुझे बताइए कि आखिर वो कहाँ है, मैं अभी उसे अच्छा मजा चखाता हूँ। तो अब यंग सेंजी के इस गलत टाइम की एंट्री को देख करके तो जूफेन भी थोड़ा घबरा जाता है और थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं तो इसके बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया था। इधर साइड पे वहाँ यंग सेंजी को देख एल्डर जुआन भी हंसते हुए जूफेन से कहते हैं कि क्या यही वो आर्मी है जैसे कि तुमने बाहर खड़ा किया था? वाकई में जूफेन, तुम तो बहुत ही ज्यादा सतर्क इंसान हो। लगता है कि सेक्ट के आधे से अधिक एल्डर्स भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है, इसलिए तुमने अपनी मदद के लिए बैकअप में और ज्यादा अधिक लोग भी बुला लिए। मैं शर्त लगाता हूँ कि आपको किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब तुम्हारे साथ में तुम्हारा ये सन की बेटा हो। तुम चाहो तो इसके साथ में अकेले ही हमारे पूरे के पूरे सेक्ट को कुचल दो, जैसे कि तुमने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ में किया। एल्डर जुआन की ये बात सुन जूफेन भी थोड़ा हैरान है तो उनसे पूछता है कि एल्डर जुआन, क्या आप पहले से इसके बारे में जानते हैं? एल्डर जुआन भी उसे घूरते हुए कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, और क्या मुझे नहीं पता होगा इसके बारे में? और तुम्हें क्या लगता है कि एक हाई वेनेबल होने के नाते मैं तुम्हें इतनी आसानी से हमारे सेक्ट के इतने सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ से ले जाने देता? मैंने खुद अपनी इन आंखों से तुम्हारे सारे मूव्स को देखा है, जो कुछ भी तुमने अब तक किया था। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ में कभी वायलेशन, लड़ाई का रास्ता नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा अजीब है, चाहे तो साला हमारे सेट को खेल खेल में ही बर्बाद कर दे और मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगा। तो एल्डर जुआन की इस बात पर फिर दोनों ही लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। साथ में उन दोनों की ये बातें यहाँ पे खत्म होती हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैंने यंग सेंजी को शांत कर दिया होता है और तब यंग सेंजी के सामने जूफेन की बंदी यानी कि किंगचन आती है और उससे प्यार से बातें करने लगती है। तो उसकी सारी प्यारी प्यारी बातों से यंग सेंजी भी पिघलने लगता है। और फिर अगले सीन में सेक्ट लीडर ज़िवुए भी अपनी सेक्ट की सील को जूफेन के हाथों में थमाने लगता है। ये पूरा दिन गुजर जाता है और जूफेन ऑफिशियली तौर पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट का नया सेक्ट लीडर बन जाता है, जबकि फाइनली अगला दिन जूफेन की मैरिज सेरेमनी का होता है। लेकिन शादियों के सीजन में जूफेन का भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया होता है। तरफ खुशियां हो रही होती हैं, पटाखे जल रहे होते हैं, चारों ओर रोशनियां खूब रही होती हैं। मस्त जूफेन की शादी में बैठ करके जूफेन की शादी का मजा उठा रहा होता है, बैंक्वेट के मजा ले रहे होते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ में खुशियां बांट रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ में मजाक कर रहे होते हैं और इस खुशी के दिन पर हर कोई दावत का मजा लूट रहा होता है। साइड पे हमें यूएर यूनाई और चारों डीमंस को भी दिखाया जाता है। सभी लोग भी मस्त हंसी मजाक एक दूसरे के साथ में कर रहे होते हैं और शादी का मजा लूट रहे होते हैं। वहीं पे उन सभी लोगों के पीछे हमें पुराने सेक्ट लीडर ज़िवुए को दिखाया जाता है। वो भी खुशी में नहीं तो गम में मस्त दारू पी रहा होता है। सबसे ज्यादा दुख में वही होता है, इसलिए वो दारू पे दारू पीते हुए गुस्से में कह रहा होता है, तू कमीने जूफेन, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं कसम खाता हूँ एक दिन मैं तुझे जरूर पकड़ूंगा और तू मेरे हाथों से नहीं निकल पाएगा। तो बस उस दिन का इंतजार कर जिस दिन मैं तुझसे इस सब बेइज्जती का बदला लूंगा। तो उसी वक्त वुये के गम में वुये का साथ देने के लिए, उसको थोड़ा दिलासा देने के लिए वेनेबल यानी भी उसके पास में आते हैं और उससे कहते हैं, ये यार तुम अभी भी उन सब चीजों के लिए इतना ज्यादा गुस्सा हो? सब कुछ आखिर सिर्फ सेक्ट लीडर की सीट के लिए ही तो था, आखिर उसमें इतना कुछ बड़ा क्या था? मैं नहीं लगता है कि एक वेनेबल बनना भी एक काफी बड़ी चीज है कि एक सेक्ट लीडर के अपोजिट तो वेनेबल के पास में और ज्यादा फ्रीडम होता है। वेनेबलियन की ये बात सुन वुये भी उनसे कहता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी अभी जूफेन की साइड पर ही नहीं हो? जाओ यहाँ से और उन सभी लोगों के साथ मजे लूटो जो सब लोग मेरा यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं। फिर तुम खुद पर्सनली यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। सचमुच जब एक चीता पहाड़ से गिर जाता है और जख्मी हो जाता है तो तब कुत्ते भी उसे बुली करने लगते हैं। ये लेबर ऑफिस के बूढ़े और ये जूफेन मुझे तंग कर रहे हैं। मैं ही इस जूफेन को इस सेक्ट में लेकर आया और मैं ही इन सारे एल्डर्स को वसी के चुंगल से बाहर निकाल करके लेबर ऑफिस में डाल उन्हें इतना ज्यादा मजबूत बनाया कि आज वो वेंडेवसी के खिलाफ भी खड़े हो पाए। आज वो लोग उसी शक्ति को लेकर के इधर मुझ पर टूट पड़े। वुये की सारी बातें सुन वेनेवलियन भी उसे समझाते हुए उससे कहते हैं, वुये हम सेंचुरीज से एक दूसरे के भाई हैं और जो रिश्ता हम दोनों के बीच डबल ड्रैगन गैदरिंग से बना वो रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता। फिर आखिर मैं तुम्हें चोट पहुंचाने में बाकी के लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? लेकिन सच कहूँ तो वुये अब तुम्हारा समय जा चुका है। हमेशा से ही लोगों को अपने साथ करने की जगह पर उनको धमकाते रहे, वरना उस चीज का फायदा उठा करके जूफेन बाकी के लोगों को भड़का करके तुम्हें पीछे हटने
सोचने पर मजबूर कैसे कर पाता। और कल भी मैंने तुम्हें इस सब को सुलझाने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। जूफेन भी इस सब को सुलझाना ही चाहता था, लेकिन फिर भी तुम इतने ज्यादा जिद्दी रहे, तुमने किसी की बात भी नहीं सुनी। तुमको अब यहाँ पे बैठ करके उस सब के बारे में भी सोचना चाहिए जो कुछ भी तुमने अब तक गलतियाँ की। और हमेशा ये याद रखना, तुम्हें क्या लगता है कि हाई वेनेबल ने तुम्हारे साथ में कुछ गलत किया? नहीं, बल्कि एक्चुअली में तो वेनेबल तुम्हें बचाने के लिए आ गए। मगर अगर उन्होंने भी वायलेशन का फैसला लिया होता तो यहाँ पर जगह कुछ अलग होती और शायद तुम यहाँ पर आराम से जिंदा भी नहीं बैठे होते। जरा देखो अपने और पास इन सभी लोगों को जो कि यहाँ पे आज वेडिंग में आए हैं। तुम्हारे सामने एक वो ल्यूक्रेन के लोग कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ में आसानी से खिलवाड़ किया जा सकता है। और उनके साथ आया उनका वो छोटा सा राक्षस, वो डीमन। अगर तुम उसके साथ में लड़ना शुरू कर देते हो फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये अपना पूरा समय लो और इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से सोचो। इतना कहकर के वेनेबल यान वुये को वहाँ पे पीछे छोड़ वेनेबल भाई और वेनेबल की के पास में आ जाते हैं। मैं पीछे वुये को दिखाया जाता है जो कि वेनेबल यान की इन सारी बातों को सुनकर के एक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं दांत पीसते हुए अपने हाथ में रखे गिलास को भी चकनाचूर कर डालता है। तभी ये सब कुछ देख वेनेबल से उसके पास में आते हैं और उससे कहते हैं कि सेक लीडर, क्या अब तुम बस बर्तन ही तोड़ सकते हो? तो इस तरह हारने के बाद सिर्फ केवल एक कायर ही श्राफ के ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकता है। और वेनेवसी के इस तरीके से चढ़ाने की वजह से वो ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए खड़ा होता है और वेनेवसी की आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए उससे कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पे आकर के क्या चाहते हो? या फिर तुम्हें लगता है कि अब जबकि मैं अपनी सीट खो चुका हूँ तो अब तुम आसानी से मेरे साथ मजाक उड़ा सकते हो? लेकिन मत भूलो कि तुम जूफेन के साथ में नहीं हो। मत भूलो, जब तक वो अपना शासन मजबूत नहीं कर लेता तब तक इंतजार करो और फिर उसके बाद में वो तुम्हारे पास में भी आएगा। और मैं शर्त लगा सकता हूँ जब ऐसा होगा तब तुम मेरी तरह इतने ज्यादा भाग्यशाली भी नहीं होगे। तो वो ये कि ये बात सुन वेनेबल सी भी हंसते हुए से कहते हैं कि क्या कहा लकी? तुम्हें तुम्हारी सेक लीडर की सीट से नीचे फेंक दिया गया है और तुम कह रहे हो कि तुम लकी हो? ये तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमारे सेक लीडर की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा कम होगी। तो वेनेबल सी को इस तरह और ज्यादा भड़काता देख वो ये उससे कहता है, वेनेबल सी, अगर तुमने अब अपना मुंह जरा सा और भी चलाने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें फिर बाद में सॉरी कहने के लिए मुंह रहेगा। तो वेनेबल सी हंसते हुए कहता है कि अब तुम मेरे ऊपर हमला करने वाले हो? मगर मेरे ऊपर हमला करने से क्या मिलेगा? जब तुम्हें तुम्हारे पद से लात मार करके नीचे गिर दिया गया था तो तब तो तुमसे कुछ हुआ नहीं। और जबकि तुम यहाँ पर आराम से बैठे हुए हो तो तुम ये सब कुछ करके अब दिखावा करना चाहते हो? तुम बस इतना ही कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है? वेनेबल सी के इस जले पे नमक छिड़कने के इस बात के ऊपर तो वो ये अपना आपा खो बैठता है और जल्दी से वेनेबल सी के गलेमान को पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए चिल्ला करके उससे कहता है कि वेनेबल सी। मगर वेनेबल सी अभी भी एकदम शांति भरी टोन में उससे कहते हैं कि अभी इस समय सेक्ट के आधे से ज्यादा लोग जूफेन की साइड पर हैं, इसलिए अब अगर तुम्हें उसके सामने खड़ा होना है तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ की जरूरत होगी। फिर क्या ये बात भी तुम्हारे लिए समझ पाना बहुत ज्यादा कठिन है? तो वेनेबल सी के इस बात पे तो वो ये भी हैरान हो जाता है और उससे हैरानी से कहता है कि क्या आखिर अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारे पास में अभी भी कोई रास्ता है जिससे मैं मेरी सीट को वापस पा सकता हूँ? इतना कहकर के वो ये उसके गलेमान को छोड़ देता है। तो वेनेबल सी भी अपने कपड़े को ठीक करते हुए उससे कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मेरे पास एक रास्ता है। तो इस सेक्ट की सारी बागडोर जूफेन के हाथ में आ जाती है तो ये चीज हम दोनों में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, सेक्ट के आधे लोग अभी उसकी साइड पे हैं। इस समय वो मुझे अपने शरीर पर लगे एक कांटे के रूप में देख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने ऊपर से निकाले जाने का इंतजार कर रहा है। और अब हमारे पास में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अब हमें एकजुट होना होगा। तो वेनेबल सी की इन बातों से वो ये तो थोड़ा निराश हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी इन सब बातों का क्या ही मतलब है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पहले ही पूरी तरीके से हार चुका हूँ और आज नहीं तो कल तुम्हारे पास रखी तुम्हारी पावर्स को भी जूफेन बड़ी आसानी से निगल जाएगा। फिर भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे संभालना इतना ज्यादा आसान है? इस पर वेनेबल सी हंसते हुए उससे कहते हैं कि मैं ये जानता था, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ, वरना यहाँ कोई भारी व्यक्ति आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही हम दोनों को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। सेक लीडर, क्या तुम्हें पता है कि आखिर क्यों हाई वेनेबल तुम्हारी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं? आखिर क्यों उन्होंने अपने डिसाइपल की कोई परवाह नहीं की और सब कुछ उस जूफेन की झोली में डाल दिया? पे वो ये भी थोड़ी हैरानी से उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वेनेबल सी हंसते हुए वो ये को एक जेट स्लिप पकड़ाते हुए उससे कहते हैं कि एक बार जरा देखो इसे और
तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो वो ये भी उस जेट स्लिप को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि ये आखिर इसमें ये क्या है। तो वेनेबल भाई उसे बताते हैं कि ये डबल ट्रेन मैनर में एंटर करने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जिसमें कि जू फैन, किंग चैन, सुई रूहा, डेनर और बाकी की सभी लड़कियां भी जा रही हैं। जिसका मतलब तो साफ साफ ये है कि हाई वेनेबल एक बेहद ही बड़े ग्रैंड स्कैम को खेलने जा रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि डबल ट्रेन मैनर में ज्वाइन होने के बाद में एक्सीलेंटो के अंदर जो कोई भी एडवांसमेंट्स करता है तो उसकी 100 सालों की प्रगति सिर्फ कुछ ही सालों में हो जाती है, और इस चीज से उनके सेक्ट को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इसलिए अगर हाई वेनेबल जूफेन के विद्रोह को अगर प्यार से नहीं रोक पाए होते तो ये बिल्कुल जूफेन और चुकिंगचन को खोने जैसा होता, जो कि सेक्ट के आने वाले भविष्य के एक्सपर्ट्स हैं। भविष्य में उन लोगों के पास में निश्चित रूप से कई ज्यादा महान पावर्स होंगी, जो कि हमारे हाई वेनेबल से बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। तो फिर आखिर वो सेक्ट के फ्यूचर के लिए उन्हें ऐसे कैसे जाने देते। मगर हालांकि उन्हें अपने साथ शामिल करना अलग बात थी, लेकिन इस चीज से हमारे सेक्ट को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। जूफेन सिर्फ अकेला ही डबल ट्रेन मैनर में नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ में उसके पीछे वो सभी डिसाइपल्स भी जाएंगे जिन्हें की जूफेन मिस्टिकल हेवन सेक्ट से छीन करके लाया है, और जिन्हें की उसने सेक्ट में भर्ती किया है। इस चीज से तो हाई वेनेबल खुशी के मारे रो रहे होंगे। उन्होंने भले ही अपने एक प्रीसियस डिसाइपल को खो दिया है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने सेक्ट के लिए 6 एक्सपर्ट्स कमा लिए हैं। तो वाकई में ये डील तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वाकई में अगर उनकी जगह पर मैं भी हाई वेनेबल होता तो मैं भी बिल्कुल यही करता। लेकिन इस सब चीज में बस एक ही प्रॉब्लम है, उनका इस तरीके से विद्रोह में बढ़ावा करना और उनकी शक्ति को पावर देना, उसके नाम को इस तरह प्रभावित करना। इससे हर विशेषज्ञ इस बात पर बहुत ध्यान देता है। उदाहरण के लिए मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाई वेनेबल सिर्फ और सिर्फ सेक्ट के बारे में ही सोचते हैं, और हम आम लोगों की तुलना में वो एक सच्चे इंसान है। वो ये गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है कि और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हाई वेनेबल मुझसे ज्यादा जूफेन की परवाह करते हैं, और इसकी वजह ये नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि तभी वेनेबल ही कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा। हाई वेनेबल जैसे एक्सपर्ट ने आखिर सत्ता के मामले में कब हार मान ली। वो कहते हैं ना, जब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 ड्रैगन्स ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे एक एल्डर को खत्म कर दिया। वो अच्छी तरीके से जानते थे कि वो कमजोर है, लेकिन फिर भी तब भी उन्होंने 5 इम्पेंडेंट्स को साथ लेकर के हमला किया। हालांकि वो पीछे हट गए, लेकिन फिर भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 ड्रैगन्स की आंखों के सामने ही उन्होंने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 एल्डर्स को मार करके अपनी कीमत चुकाई, कि उसके बाद से मिस्टिकल हेवन सेक्ट उसके लिए हमें कभी भी अपमानित ना कर सके। हमारे हाई वेनेबल का स्तर इतना ज्यादा ऊंचा है कि शत्रु जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो भी उतने ही ज्यादा उड़िल होते हैं। उन्हें सिर्फ सेट के फ्यूचर की ही परवाह है। वो ये तो वेनेबल की इन सारी बातों के ऊपर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं लेता, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वो थोड़ा शौक होते हुए वेनेबल से पूछता है कि वेनेबल, मुझे पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये लिस्ट कहाँ से मिली। जिस पर वेनेबल पहले तो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि 1 महीने पहले डबल ट्रेन मैनर ने हर एक सेक्ट को ये लिस्ट भेजी थी, और सेक्ट लीडर आप तक ये लिस्ट पहले इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि इसे लेने के लिए हाई वेनेबल ने अपने कदम उठाए थे। लगता है कि हाई वेनेबल जूफेन को लेकर के सेक्ट लीडर की जेलेसी को अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए तो उन्होंने ये बात आपको कभी जाहिर नहीं होने दी। इस पे वो ये वेनेबल से पूछते हैं कि अगर डबल ट्रेन मैनर ने ये लिस्ट हर एक सेक्ट के सेक्ट लीडर को भेजी है तो फिर आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं आप बाहर की किसी सेक्ट के साथ में मिली भगत कर रहे हैं। तो वेनेबल कहते हैं कि क्या इसके लिए सेक्ट लीडर क्या मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं। इस पे वो ये उससे कहता है कि नहीं, तो अब मैं समझ गया, अब मुझे बिल्कुल साफ साफ ये पता चल गया है, तो मेरे लिए इस टेबल को बदलने में मदद कर रहे हो। जूफेन की शादी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर तरफ पटाखे जल रहे होते हैं, चारों ओर खुशियां होती है और सेक्ट पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया होता है। वहीं पे जूफेन की शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है, इसलिए बाकी के सभी लोग इस चीज की खुशियां मनाते हुए एक दूसरे के साथ में जाम टकरा रहे होते हैं और हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं। हर तरफ माहौल पूरी तरीके से खुशियों से भरा पड़ा होता है, मगर उसी वक्त हमें एक खतरनाक से रूम का सीन दिखाया जाता है, जिसका की गेट धीरे धीरे करके खुल रहा होता है। मगर ये क्या, वो गेट खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि दूल्हे के कपड़ों में खड़ा
जूफेन होता है। अगर उस रूम के अंदर उसके सामने ब्राइडल के लाल कपड़ों में बैठी हुई होती है द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस मानवा मिस चू किंग चैन, जिसे कि दुल्हन के कपड़ों में बैठा हुआ देख जूफेन भी हल्की सी स्माइल करता है और उसके पास आते हुए धीरे धीरे जैसे सौगात वाले दिन होता है वैसे उसके पल्लू को हटाने लगता है। अगर जूफेन जैसे ही पल्लू के हटते ही किंग चैन के चेहरे को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वो किंग चैन की इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरती के अंदर पूरी तरीके से डूब चुका होता है। तो इस तरीके से खुद को घुरता हुआ देख रहे किंग चैन भी उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्या देख रहे हो। भाई आए है दुल्हन के लाल कपड़ों में किंग चैन क्या ही कमाल लग रही होती है। इवन कि एक पल के लिए तो जूफेन अपने सारे होशो आवाज खो चुका होता है और जब किंग चैन उसको आवाज लगाती है तब जाकर के उसे थोड़ा होश आता है और फिर होश में आते ही वो किंग चैन की साइड पे बैठता है और उससे कहता है कि भले ही मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और फिर भी हर बार जब कभी भी मैं तुम्हारे इस प्यारे से फेस को देखता हूँ तो मैं बस वहीं पे जाम हो जाता हूँ और इस पल मुझे किसी भी चीज का कोई होश नहीं होता। और सच कहूँ तो इस पूरी की पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारी खूबसूरती के कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। शायद तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने पिछले जन्म में जरूर ही किसी दुनिया को बचाया होगा, तब जाकर के भगवान ने इस दुनिया में तुम्हें मेरे लिए बचाया होगा। और सच में अब मुझे अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है। तो अब इधर जूफेन की इस तरीके की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर के तो किंग चैन भी उससे कहती है कि चुप रहो और जरा बताना कि आखिर कौन सा डीमन होगा जो कि दुनिया को सेव करता है। बल्कि डीमंस तो सिर्फ और सिर्फ तबाही में ही शांति को ढूंढते हैं और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। इस पे जूफेन भी उससे हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सच है, आखिर मुझ जैसा इंसान दुनिया को कैसे बचा सकता है। लेकिन मैं इस बात की तो जरूर शर्त लगा सकता हूँ कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी दुनिया को तबाह नहीं किया है और इस बार तो स्वर्ग ने तुम्हें मुझे बांधने के लिए और कोई भी तरीके का पाप न करने के लिए मुझे दिया है। तुम्हारे आखिर मेरे पास में होते हुए मैं किसी भी तरीके का बुरा काम कैसे कर सकता हूँ। यहाँ तक कि हेवेंस तो मुझसे बुरी तरीके से डरा हुआ है, इसलिए तो उसने मुझे अब यहाँ पे हनी ट्रैप में फंसा दिया। तो सुन किंग चैन भी जूफेन से कहती है कि हनी ट्रैप, आखिर किस तरीके का हनी ट्रैप। हाँ मैंने तो तुम्हें कभी भी लुभाने की कोई कोशिश नहीं की। जूफेन तो सीधा किंग चैन के फेस के बेहद ही ज्यादा करीब आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि क्या तुम अपने पति को सेड्यूस करना नहीं चाहती थी। इससे किंग चैन का फेस तो लाल हो जाता है और काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। क्यूट सी अदाओं के साथ में अपने होठों को दबाते हुए पीछे की ओर हटने लगती है। तो देख जूफेन तो उससे कहता है कि ठीक है फिर, अब क्योंकि तुम मुझे फंसाना नहीं चाहती हो अब लगता है कि मुझे ही थोड़ा कठोर खेलना होगा। तो कहते ही जूफेन किंग चैन को धक्का देते हुए सीधा बेड पर लिटा देता है। इससे किंग चैन चिल्लाते हुए कहती है कि हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और जूफेन यही नहीं रुकता और सारे रूम की मोमबत्तियों को बुझा देता है और फिर हम सभी लोगों को एक बेहद ही ज्यादा सेडक्टिव, एक बेहद ही ज्यादा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है कि हमारी खूबसूरत सी दुल्हन बेड पर लाचार लेटी हुई होती है और डेमोनिक हीरो जूफेन उसके ऊपर लालच भरी नजरों से देखते हुए उससे कहता है कि किंग चैन आखिर मैं इस खेल में क्यों नहीं जीतूंगा, वैसे भी तुम मुझे हरा नहीं सकती। तो हमारी बेचारी किंग चैन सिर्फ नमी भरी आंखों से उससे कहती है कि तुम बदमाश। जूफेन इतने में कहाँ रुकता, वो उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं एक बदमाश हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम पहले दिन से ही इस बारे में जानती थी, लेकिन अब इसका क्या फायदा, अब तो तुम इस बदमाश की बेबी बन चुकी हो और अब तुम्हें हर रोज इस धक्का मुक्की को सहना होगा और पछतावे के लिए तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो कहते हैं जूफेन ना इधर देखता ना उधर और सीधा किंग चैन के होठों पर होठ लगा करके उसे गहरी अदाओं में चुम्मे करने लगता है। दोनों ही धीरे धीरे एक गहरे प्यार के समुंदर में डूबने लगते हैं, जहाँ पे कि डूबने के बाद में दोनों प्रेमियों को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रहती और ना ही कोई होश रहता और इसी तरह माहौल और ज्यादा गर्म होता रहता है और सिर्फ रूम के बाहर से यही तरीके की आवाज आने लगती है। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और रात और ज्यादा गहरी होने लगती है। वहीं जूफेन और किंग चैन के ब्राइडल रूम के बाहर में हमें दो खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि जूफेन की दो और प्रेमी होती हैं, स्वेंगर और डेनियर। जहाँ पे डेनियर स्वेंगर से कहती है कि स्वेंगर तुम्हें क्या लगता है कि अब जब जूफेन की शादी सिस्टर किंग चैन के साथ में हो गई है तो क्या अब वो हमें चाहेगा। स्वेंगर उससे कहती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचता है, मगर आखिर सबसे क्या ही फर्क पड़ता है और कि सिस्टर किंग चैन ने ये नहीं कहा था कि जब तक वो ठीक है जब तक सब कुछ बिल्कुल मीनिंगलेस है और हमें हमेशा उसकी खुशी में ही खुशी रहना चाहिए। तो इस पे योंगनिंग भी कहती है कि हाँ सिस्टर किंग चैन इसके लिए बहुत ही ज्यादा कमिटेड है। आखिरकार फाइनली आज जाकर के वो उस क्रूल आदमी के दिल में जगह बना पाई है। मे भी शायद हम भी एक दिन कुछ उसी तरह सेम कर पाए। अब जब वो दोनों लड़कियां ये सारी बातें कर रही होती हैं कि तभी पीछे से यूनाई आते हुए प्रिंसेस योंगनिंग से कहता है कि प्रिंसेस योंगनिंग हमारी इस तरीके से दिल को जीतने वाली ट्रिक्सों से मेरे ब्रदर जू को कभी भी जीता नहीं जा सकता। जो सुन योंगनिंग भड़कते हुए उससे कहती है कि आखिर किस तरीके की
की ट्रिक्स। लो यूनाई, इस तरीके के बेकार की बकवास बातें करना बंद करो। मेरा हर्ट उसके लिए बिल्कुल प्योर है और मैं उसे अपने सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। तो यूनाई भी कहता है कि हाँ, प्रिंसेस का दिल बिल्कुल प्योर है, मगर बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह ही तुम ज़ूफेन को पोजेस कर उसे पाने की इच्छा रखती हो। मगर सिस्टर किंगचन के पास में ब्रदर जू को लेकर के इस तरीके की डिजायर्स, इस तरीके की इच्छा कोई भी नहीं है। और मुझे लगता है कि यही वो रीजन है जिस वजह से ब्रदर जू ने उन्हें हमेशा के लिए अपने लिए एक्सेप्ट किया है। अब एंड तक वो सिर्फ उन्हीं के बने रहेंगे। तो अब यूनाई की सारी बातें सुन योंगनिंग में अपने मन में कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। चू किंगचन के कंपैरिजन में हम सभी के अंदर उसे लेकर के कुछ हद तक स्वार्थ छुपा हुआ है। हम सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही ज़ूफेन को चाहते हैं। यूनाई भी थोड़ा सैड फेस बनाते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब मेरी बहन इस सब चीज को कैसे झेल पाएगी। तो इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें ज़ूफेन के उसी ब्राइडल रूम का सीन दिखाया जाता है। मस्ट अपने बेड के ऊपर नंगू पंगू सोया हुआ होता है। अभी उसका हाइट थोड़ा साइड पे जाता है और वहाँ पर जब कोई नहीं दिखता, अचानक से किंगचन को अपने साइड पे ना देख ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से घबरा करके उठते हुए किंगचन को आवाज लगाता है कि किंगचन। और वहीं सामने टेबल पे बैठकर किंगचन अपने कॉम से अपने बालों को संभाल रही होती है और ज़ूफेन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये क्या हमेशा सतर्क रहने वाला स्टीवर्ट जू आज लड़कियों की तरह सो गया। क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई नींद में हमला कर दे? तो कहते हुए भाई किंगचन एक और बार मुड़ करके देखती है और अपनी अदा के साथ में सारी ऑडियंस के दिल को लूट जाती है।